हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सैटर्न एजुकेशन। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर एनिमल किंगडम, जंतु जगत। हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो एनिमल्स के बारे में बेसिक से हमने देखा कि एनिमल्स जो है वो किसने खोजा था, एरिस्टोटल ने खोजा था। एंड उसके जंतुओं के जो वर्गीकरण है, एनिमल्स का जो क्लासिफिकेशन है, उसके लिए कुछ आधार यानी बेस के बारे में हमने बात करी थी कि किस आधार पर एनिमल्स को हमने क्लासिफाइड किया हो गया है। ठीक है ना। तो एनिमल्स को जो क्लासिफाइड किया गया है उसके मैंने आपको 3 बेस बताए थे। पहला था अरेंजमेंट ऑफ सेल, कोशिकाओं की व्यवस्था। ठीक है, इसको आप बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आप शारीरिक संगठन भी बोल सकते हैं। ठीक है। सेकंड है सिमेट्री यानी सम्मिति, और तीसरा है सीलोम की प्रकृति। ठीक है, सीलोम की नेचर है कि सीलोम किस नेचर की होती है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट लेक्चर से हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ सेल्स के बेसिस पे हमने कहा था कि सबसे पहले जो एनिमल्स इवॉल्व हुए थे वो कुछ थे जीव द्रव्य समान थे, यानी प्रोटोप्लाज्मिक लेवल के थे, जिनको एक कोशिकीय यूनिसेलुलर हमने कहा था। ठीक है ना, क्या कहा था हमने? एक कोशिकीय यूनिसेलुलर एनिमल्स थे, यानी इनको एनिमल किंगडम के अंदर जगह नहीं दी गई है। इनको किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर हम पढ़ते हैं तो प्रोटोजोआ फाइलम के अंदर जो है इसे रखा जाता है। ठीक है ना। सबसे फर्स्ट जो एनिमल इवॉल्व हुए थे वो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल के थे, जीव द्रव्य स्तर के थे। ठीक है ना। उनके अंदर एक तरीके से इसको कुछ बुक्स जो है वो इसे ए सेलुलर भी लिखती है और कोशिकीय, लेकिन ध्यान रखना इनका जो शरीर होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जीव द्रव्य उपस्थित होता है, और कोशिका जो होती है वो एक सिंगल ही पाई जाती है। इस कारण से इसको अकोशिकीय या एक कोशिकीय कहा जाता है। ठीक है, तो प्रोटोजोआ फाइलम के अंदर इसे पढ़ते हैं और इसे एनिमल किंगडम के अंदर जगह नहीं दी गई है, सो हमने एनिमल किंगडम से इसको हटा दिया है। ठीक है। अब अगला फर्स्ट जो हमने पढ़ा था वो था सेलुलर टाइप का, यानी कोशिकीय स्तर, जिसमें हमने पोरीफेरा फाइलम के बारे में बात करी थी। ठीक है। फिर नेक्स्ट है जब कोशिकाओं से मिलकर उत्तक बने यानी टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ, तो उत्तकीय स्तर के अंदर फाइलम सिलेंट्रेटा के बारे में हमने पढ़ा कि सिलेंट्रेटा जो होते हैं उसमें उत्तक बनना शुरू हो जाते हैं और एक उत्तक एक लेयर का फॉर्मेशन करता है। सो उसी अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स की लेयर्स जो है वो देखने को मिलती है। जैसे हम सिलेंट्रेटा के बारे में बात करते हैं, सिलेंट्रेटा के अंदर जो है वो आपको 2 टाइप की टिश्यू मिलते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा कि इसमें टिश्यू बनना शुरू हुए, तो सिलेंट्रेटा के अंदर क्या होता है कि एक होती है आउटर लेयर। ठीक है, जैसे देखिए आप, एक होती है आउटर लेयर, एक होती है इनर लेयर। ठीक है, सिलेंट्रेटा के अंदर बात कर रहे हैं। सो ये एक लेयर जो है वो एक सिंगल टाइप की टिश्यू से बनती है, इसको अपन बोलते हैं एक्टोडर्म लेयर। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्टोडर्म। ठीक है, और ये होती है एंडोडर्म। सो एक्टोडर्म लेयर और एंडोडर्म लेयर, सो ये 2 अलग अलग प्रकार के टिश्यू से मिलकर बने हुए हैं, उत्तकों से मिलकर बने हैं। सो 2 अलग अलग लेयर्स होती है। ठीक है, सिलेंट्रेटा के अंदर तो 2 विभिन्न प्रकार के उत्तक हमें देखने को मिलते हैं इसमें। और साथ ही साथ में सिलेंट्रेटा के अंदर इसमें बीच में एक जेली जैसा मटीरियल भरा हुआ होता है। ठीक है, जेली जैसा मटीरियल होता है, और वो मटीरियल जो होता है वो अकोशिकीय होता है। ठीक है ना, ध्यान रखना है। अकोशिकीय पदार्थ होता है ये। इस पदार्थ को अपन बोलते हैं मीजोग्लिया। ठीक है, ध्यान रखें, मीजोग्लिया। सो मीजोग्लिया जो मटेरियल है ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म परत के बीच में, लेयर्स के बीच में प्रेजेंट होता है, और ये मिलता है आपको सिलेंट्रेटा के अंदर देखने को। वास्तव में देखिए क्या होता है कि ये जो बीच में जो मटेरियल जो मीजोग्लिया फिल है, ये एक आगे जा कर के हम पढ़ेंगे कि ये एक इम्पॉर्टेंट जर्म लेयर, जनन स्तर का निर्माण करेगा, जिसे कहेंगे मीजोडर्म। ठीक है, हमारी बॉडी देखें वास्तव में बनी हुई जो है उसका, जब हमारी बॉडी का फॉर्मेशन शुरू हुआ था तो सबसे पहले 3 जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन हुआ था, जनन स्तरों का। ठीक, वो 3 थी एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। यानी एक्टोडर्म जो है, जितनी भी कवरिंग है हमारी बॉडी की, जितनी भी कवरिंग है हमारी बॉडी की, जिसने हमें सेफ रखा है बॉडी को, जैसे कि आप बात करें कि आपके जो ब्रेन होता है, ठीक है ना, ब्रेन रिब केज है। ठीक है, साथ ही साथ हमने कहा कि आपके
जितनी भी कवरिंग है स्किन वगैरह है, सो वो सारी की सारी बनी होती हैं आपके एक्टोडर्म से। ठीक, एंडोडर्म से बनते हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, आंतरिक अंग, जैसे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी अंग हैं, आहार नाल के जितने भी अंग हैं, वो सारे के सारे आपके बनते हैं एंडोडर्म से। ठीक है, लंग्स हैं, लंग्स बने हुए हैं एंडोडर्म से। ठीक, इसके अलावा मीजोडर्म, मीजोडर्म जो है वो डेवलप होता है मीजोग्लिया से। ठीक है, मीजोग्लिया से जब मीजोडर्म आगे जाकर हम पढ़ेंगे डेवलप होती है, सो वो बनाते हैं हमारा परिसंचरण तंत्र, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन करती है। तो देखिए सिलेंट्रेटा के अंदर हमें ये देखने को मिला कि उत्तक तो बन गए थे, परंतु वास्तव में उन उत्तकों के अंदर सारी लेयर्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। सो इसमें प्रॉपरली कोई ऑर्गन डेवलप नहीं हो पाया, अंग नहीं बन पाए थे। ठीक है, सो इस कारण से इसमें सिर्फ उत्तक स्तर का जो है वो आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखें, बढ़ते हैं उत्तक स्तर से आगे तो ऑर्गन लेवल के। जब उत्तक जो है वो और ज़्यादा विकसित हुए तो हमें एक और फाइलम मिला, प्लेटीहेल्मिन्थेस देखने को मिला, जिसके अंदर मोस्टली जो है वो फ्लैटवर्म्स आते हैं। फ्लैटवर्म्स चपटे कृमि, ठीक है, इनका शरीर जो होता है वो चपटा होता है एकदम, और इनके अंदर जो है वो आपको देखने को मिलते हैं कि इसमें अंग बन चुके थे। ठीक है ना, अंग देखने को मिलते हैं। इसमें आपने कौन से आते हैं, फ्लैटवर्म्स। ठीक है ना, फ्लैटवर्म्स देखने को मिलते हैं इसमें। फिर लास्ट वन की ऑर्गन सिस्टम प्रकार। ठीक है ना, ऑर्गन सिस्टम लेवल, अंग तंत्र स्तर, यानी जिनके अंदर विभिन्न प्रकार के ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं, यानी एस्के हेल्मिन्थेस से लेकर के कॉर्डेटा, कशेरुकियों तक। ठीक है ना, कशेरुकियों तक जितने भी एनिमल्स हैं जिसके अंदर हम भी इंक्लूडेड हैं, बताया था आपको मैंने, सो वो सारे आते हैं अपने अंग स्तर में। ठीक है ना, अंग तंत्र पाया जाता है, इसके अंदर ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है। ठीक है, सो ये जो है वो अपने इतनी जो है वो प्रीवियस लेक्चर तक के लिए अपन ने बात करी थी। ठीक है, आपको याद रहनी चाहिए ये सारी चीज़ें। अब हम अगले जो है वो आधार बेस को लेते हैं, सिमिट्री, सममिति। देखिए सममिति की बात करते हैं, सममिति का क्या मतलब है। देखिए सिमेट्री का मीनिंग होता है कि जब हम किसी भी एनिमल के शरीर को किसी भी प्लेन से कट करें, ठीक है ना, किसी भी प्लेन से कट करते हैं तो वो दो समान भागों में विभाजित हो जाएं, तो हम उसे बोलते हैं सिमेट्री, सममिति। ठीक है, जैसे ह्यूमन बीइंग है मनुष्य, अगर हम ह्यूमन बीइंग के शरीर को जो है वो लॉन्गिट्यूडनल लंबवत कट करते हैं, सो हमें दोनों सेम पार्ट जो है वो दिखाई देते हैं। ठीक है ना, कि वास्तव में तो देखें एकदम जो है वो नॉन आइडेंटिकल नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन हमें इसमें क्या देखने को मिलता है कि एक सिंगल प्लेन, कि ह्यूमन बीइंग को आप कैसे भी कट करोगे, जैसे आपने अनुप्रस्थ कट कर दिया तो नहीं होगा, तब आपको दो समान भाग नहीं मिलेंगे, परंतु अगर आप इसको लॉन्गिट्यूडनल कट कर रहे हो तो आपको दो समान भाग मिलेंगे। ठीक, तो किसी भी एनिमल को किसी भी प्लेन से अगर आप कट करते हैं, ठीक है, तो आपको दो समान भाग अगर शरीर के मिलते हैं तो उसे अपन कहते हैं सिमेट्री। ठीक है, तो देखिए सिमेट्री के बेसिस के ऊपर अगर अपन बात करें तो देखिए सिमेट्री जो होती है वो तीन प्रकार की होती है। पहले एनिमल्स होते हैं एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल एनिमल।
ठीक है। असममित यानी एक ऐसा एनिमल जिसके शरीर को आप किसी भी प्लेन से कट करो तो दो समान भाग आपको नहीं मिलेंगे, सो उसे अपन बोलते हैं एसिमेट्रिकल। ये आपको मिलता है देखने को स्पॉन्ज में, ठीक है। स्पॉन्ज आप जानते ही हैं, स्पॉन्ज किस में आता है, फाइलम पोरीफेरा के अंदर, ठीक है। यानी ठीक है, फाइलम पोरीफेरा जो है वो एसिमेट्रिकल होता है, इनकी बॉडी में कहीं से कोई सिमेट्री नहीं मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट इज रेडियल सिमेट्री। और ये देखें रेडियल सिमेट्री में मोर देन वन प्लेन मिलेंगे आपको। एक से अधिक तल, ठीक है। जैसे कि ये मिलता है आपको देखने को सिलेंट्रेटा के अंदर, फाइलम सिलेंट्रेटा के अंदर हमें एक से ज़्यादा सिमेट्री देखने को मिलती है कि आप इसको अगर आप सपोज कि आप उससे लॉन्गिट्यूडनल कट किया, ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल कट करने पर भी आपको दो समान भाग मिलेंगे। ट्रांसवर्स कट करते हैं यानी अनुप्रस्थ कट करते हैं तो भी आपको दो समान भाग मिलेंगे, ठीक है। तो किसी भी प्लेन से एक से ज़्यादा प्लेन अगर मिलते हैं तो ऐसे एनिमल को अपन बोलते हैं रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल, ठीक है। और ये सममितिक जंतु, ठीक है। तो रेडियल सिमेट्री जो है वो मिलती है आपको देखने को सिलेंट्रेटा के मेंबर्स में, ठीक है। फाइलम सिलेंट्रेटा इसका एग्जाम्पल हो गया। सिलेंट्रेटा में आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इज बाइलेटरल सिमेट्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। द्विपार्श्व सममिति, ठीक है। बाइलेटरल सिमेट्री, द्विपार्श्व सममिति, ये आपको देखने को मिलती है सिलेंट्रेटा, पोरीफेरा हो गया, सिलेंट्रेटा हो गया। सिलेंट्रेटा के बाद में बताया था कौन सा आपको फाइलम, प्लेटीहेल्मिन्थेस, ठीक है। सो देखिए इसमें बीच में एक टीनोफोरा और आता है, टीनोफोरा के अंदर भी रेडियल सिमेट्री ही देखने को मिलती है। सो फर्स्ट फाइलम इज पोरीफेरा, सेकेंड इज सिलेंट्रेटा, थर्ड इज टीनोफोरा। सो पोरीफेरा का हमने बता दिया एसिमेट्रिकल है, सिलेंट्रेटा टीनोफोरा रेडियल सिमेट्रिकल है। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर के जितने भी कॉर्डेटा कशेरुकी तक के जो जंतु हैं उनमें सभी में आपको द्विपार्श्व सममिति देखने को मिलती है, ठीक। बाइलेटरल सिमेट्री यानी आप अगर उनकी बॉडी को केवल एक ही ऐसा प्लेन होगा, ठीक है, मोस्टली लॉन्गिट्यूडनल प्लेन होता है, लंबवत काट होती है कि लंबवत अगर आप उसको कट करते हैं प्लेन से तभी आपको दो समान भाग बॉडी के मिलते हैं, ठीक है ना। सो ध्यान रखना बाइलेटरल सिमेट्री के अंदर जो है वो आपके आते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेटा, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर के कशेरुकी तक आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कशेरुकियों में जो है वो आपको देखने को मिलती है प्लेटीहेल्मिन्थेस यानी कि फ्लैटवर्म्स, चपटे कृमियों में भी ये देखने को मिलेगी। इसके अलावा ऑर्थोपोडा के मेंबर हो गए जैसे कॉकरोच वगैरह हो गए, तो ये सारे के सारे जो है वो फाइलम इनके बीच में आ जाएंगे, उन्हें अपन बाद में पढ़ेंगे। सो देखें आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको कुछ फाइलम्स के नाम तो ऐसे ही याद हो जाएंगे। फर्स्ट प्रोटोजोआ, ठीक है, जिसका यहाँ पर अभी कोई रोल नहीं है। सेकेंड इज पोरीफेरा एनिमल किंगडम के अकॉर्डिंग फर्स्ट, थर्ड इज सिलेंट्रेटा, फिर
टीनोफोरा, फिर प्लेटीहेल्मिन्थेस एंड देन आगे अपन और पढ़ेंगे। सो देखिए सेकंड जो है वो अपन ने बात करी, आधार है सिमिट्री। सिमिट्री के बेसिस पे 3 टाइप के हो सकते हैं। एक और है, कभी कभी किसी के अंदर ये बोला जाता है कि कुछ जो स्पॉन्ज है यानी पोरीफेरा के कुछ मेंबर्स जो हैं उनमें भी रेडियल सिमिट्री मिलती है। कुछ बुक्स लिखती हैं और वास्तव में ऐसा है भी, परंतु ये ध्यान रखना है एनसीईआरटी के बेसिस पे ये हमेशा एसिमेट्रिकल ही ध्यान रखना है। आपका क्वेश्चन किस टाइप का बनता है वो डिपेंड करेगा इस चीज़ पे, तो ध्यान रखना सम स्पॉन्जेस आर ऑल्सो हैव रेडियल सिमिट्री। ओके, एंड साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, कोरल्स। देखिए समुद्र में उगने वाले कुछ कोरल ऐसे होते हैं जिनमें जो है वो आपको स्फेरिकल सिमिट्री भी देखने को मिल सकती है, चक्रीय सममिति। ठीक है, कुछ कोरल ऐसे होते हैं जिनमें चक्रीय सममिति भी जो है वो आपको देखने को मिल सकती है वास्तव में, लेकिन एनसीईआरटी के बेसिस के ऊपर बात करें तो सिर्फ ये 3 टाइप दिए जाते हैं और इस बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं इसे। ओके, सो आप इसको उतार लीजिए, विद एग्जाम्पल याद रहने चाहिए आपको। हाँ तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। देखें अब थर्ड आधार रह गया है अपना सिलोम। ठीक, सिलोम के बारे में डिटेल में तो अपन बाद में जानेंगे। अभी इतना ध्यान रखें कि सिलोम जो होती है वो होती है बॉडी कैविटी। ठीक, यानी हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी कैविटी है कि जिसके अंदर हमारे सारे ऑर्गन्स हैं, सारे अंग उपस्थित हैं। ठीक, अब देखिए जिस तरीके से सिलोम को पढ़ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रह जाता है इसमें, लेकिन ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे सपोज ध्यान रखना हमारी बॉडी जो बनी है वो 3 लेयर्स से मिलकर बनी है। ठीक, 3 लेयर्स से मिलकर बनी है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि एक होती है आपकी एक्टोडर्म, ठीक, एक होती है एक्टोडर्म, एक होती है एंडोडर्म और एक अभी बताया था मीजोडर्म होती है। ठीक है ना। सो क्या होगा कि जैसे मैंने कहा सपोज कि यहाँ बीच में जो है वो मीजोडर्म प्रेजेंट है। ठीक, मीजोडर्म प्रेजेंट है। अब मीजोडर्म प्रेजेंट है, ये एंडोडर्म है, ये एक्टोडर्म है। एंडोडर्म के बीच में जो है वो पाई जाता है जो जगह होती है उसको कहते हैं अपन गट, गुहा। ठीक, ये गुहा होती है। ठीक, लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ पर क्या होगा कि मीजोडर्म जो है, मीजोडर्म बीच में से स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, मीजोडर्म के स्प्लिट होने के कारण जो है वो एक कैविटी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जैसे सपोज अभी आप ये इमेजिन करें कि यहाँ बीच में मीजोडर्म भरा हुआ है। ठीक है ना। सो देखें अगर कंप्लीट मीजोडर्म होता है, यहाँ पर कंप्लीट मीजोडर्म फिल होता तब तो आपको 3 लेयर कंटिन्यू देखने को मिलती, बट यहाँ पर क्या होता है कि एंडोडर्म के बाहर मीजोडर्म, एक्टोडर्म के अंदर मीजोडर्म और बीच में ये स्पेस खाली। ठीक, इसे बोलते हैं अपन सिलोम। ठीक है ना, क्या कहेंगे इसे, कहेंगे अपन सिलोम, गुहा। ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि गट एक अलग है। यहाँ पर हिंदी मीडियम के बच्चे ध्यान रखें कि सिलोम को भी जो है वो बुक्स जो है वो सिलोम ही लिखती है एंड कभी कभी हिंदी में उसको गुहा भी लिखा जाता है। तो गट का मतलब भी गुहा होता है, सिलोम का मतलब भी। तो आप इंग्लिश वर्ड ध्यान में रखेंगे यहाँ पर कि सिलोम जो है वो क्या है, मीजोडर्म के स्प्लिट होने के कारण एक बॉडी कैविटी बनती है और इस बॉडी कैविटी के अंदर जो है वो हमारे सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, उसे अपन बोलते हैं सिलोम। ठीक, तो सिलोम के कारण जो है वो हमें यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि हमारे सारे ऑर्गन्स जो है वो सुरक्षित हैं। अब जैसे देखें क्या होगा
कि सपोज कि मैंने कहा कि इस सीलोम के अंदर ऑर्गन्स हमारे एडजस्ट हो रखे हैं, तो इस यहाँ पर क्या होगा कि ऑर्गन्स कभी कभी क्या होता है ना, आपने सुना होगा कि ऑर्गन्स का साइज बढ़ जाता है, ठीक है, इंक्रीज हो जाता है, लेकिन फिर भी बॉडी पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ पाता, ज़्यादा कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता। सो ऑर्गन अगर बढ़ गया, ठीक है, ऑर्गन बढ़ गया तो अब उसको जगह तो चाहिए ना, सो वो जो जगह है वो सीलोम प्रोवाइड कराती है, ताकि एक साथ हमारी बॉडी में जो है वो कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आ पाता। बाकी अपन इसके बारे में जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। अभी अपने को इतना ही ध्यान रखना पड़ता है कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मेसोडर्म जो प्रेजेंट है उसके स्प्लिट होने से सीलोम का फॉर्मेशन होता है। ये एक कैविटी होती है जिसमें हमारे ऑर्गन्स यानी अंग सुरक्षित रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अपन आगे का टॉपिक जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।